ज्ञान आईएएस की इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। दोस्तों, आज की इस संक्षिप्त चर्चा के साथ हम लोग कवर करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस। जी हाँ, ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो लगातार अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। आप लोग जरूर अपना स्कोर कमेंट करेंगे, है ना। पहला प्रश्न है, इनमें से किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है? विकल्प ए है हमारा भाब्रू अभिलेख, बी मोगा का ताम्र अभिलेख, सी इलाहाबाद का अभिलेख और डी हाथी गुम्फा अभिलेख। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी हाथी गुम्फा का अभिलेख। आप सभी को पता है कि जो प्राचीन अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, इनमें भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है। विकल्प हमारा दूसरा सवाल है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था? विकल्प हमारा ए मराठा वंश, बी चोल वंश, सी गंग वंश, डी विजयनगर। इस सवाल का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी गंग वंश। आप सभी को पता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसका जो निर्माण करने वाले थे वो गंग वंश के राजा नरसिंह थे। अगला सवाल है हमारा, ऋग्वेद संहिता में 1/4 ऋचाएँ किसके हैं? विकल्प ए रुद्र, बी मारुत, सी अग्नि, डी इंद्र। इस सवाल का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी इंद्र। आप सभी को पता है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए सबसे ज़्यादा मंत्रों का उल्लेख है। तो 1/4 ऋचाएँ जो ऋग्वेद संहिता में है वो किस देवता के लिए है? इंद्र देवता के लिए है। अगला सवाल हमारा, बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष संहिता, ध्यान से देखेंगे, पातिमोक्ष संहिता किससे संबंधित है? विकल्प ए शिक्षा, बी सुझाव, सी अनुशासन, डी उपर्युक्त सभी। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी अनुशासन। आप सभी को बता दूं कि पातिमोक्ष संहिता में क्या है, नियमों का एक संग्रह है जिसमें 227 नियमों का संग्रह है। इसी 227 नियमों के संग्रह को क्या कहा गया है? पातिमोक्ष संहिता। किसमें? तो बौद्ध धर्म में। और इसमें क्या है? तो अनुशासन से संबंधित नियम है। अगला सवाल है हमारा, चारुदत्त और वसंत सेना, ध्यान से देखेंगे, चारुदत्त और वसंत सेना नामक नगर वधु की प्रेम कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? हमारा विकल्प ए अभिज्ञान शकुंतलम, बी मृक्षकटिकम, सी रघुवंशम, डी कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी मृक्षकटिकम। आप सभी को पता है कि मृक्षकटिकम जो नाटक है इसमें चारुदत्त और वसंत सेना नामक नगर वधु की प्रेम कथा उल्लिखित है। अगला सवाल है हमारा, गुप्तकालीन राजाओं द्वारा ढलाए गए चांदी के सिक्के को क्या नाम, मतलब उसको क्या कहा जाता था? विकल्प ए कांसापर्ण, बी रूपक, सी दीनार, डी कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी रूपक। गुप्तकालीन राजाओं द्वारा जो ढलाए गए चांदी के सिक्के, ध्यान रखेंगे, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक। अगला सवाल है हमारा, निष्क नामक आदान प्रदान का साधन कब प्रयोग किया जाता था? विकल्प ए वैदिक काल में, बी मौर्य काल में, सी गुप्त काल में, डी संगम काल में। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए गुप्त काल में। निष्क नामक जो आदान प्रदान का साधन था वो वैदिक काल में था। निष्क क्या है? तो मुद्रा थी वैदिक काल की। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ निश्चित कणों द्वारा निर्मित है? विकल्प ए कपिल, बी कनाद, सी व्यास, डी पतंजलि। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी ऋषि कनाद। ऋषि कनाद ने बताया था कि ब्रह्मांड का जो प्रत्येक पदार्थ है वो क्या है? निश्चित कणों द्वारा निर्मित है। तो ध्यान से देखेंगे इस सवाल को और समझ लेंगे। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ मौसम के अनुसार कृषि की जानकारी देता है? विकल्प ए गोपथ, बी शतपथ, सी कौशिकी, डी पंचविश। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मौसम के अनुसार कृषि की जानकारी मिलती है। हमारा अगला सवाल है, वाजसेनेयी किस वेद से संबंधित है? विकल्प ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इस सवाल का जो सही जवाब है वो विकल्प सी यजुर्वेद। वाजसनेयी जो है वो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। आप सभी को पता है यजुर्वेद में एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, है ना। अगला सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से दो नगर घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं? विकल्प ए हड़प्पा और राजौरी, बी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सी लोथल और सुरकोतदा, और डी कालीबंगन और वनावली। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प डी कालीबंगन और वनावली। सिंधु घाटी सभ्यता के दो ऐसे नगर जो घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं वो है कालीबंगा और एक है बनावली। अगला सवाल है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस और स्थान का है? विकल्प ए रंगपुर, बी लोथल, सी रोपर, डी कालीबंगा। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी लोथल। अब क्यों ऐसा ये सवाल है? मोहनजोदड़ो का आप सभी को पता है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। उसी तरह से लोथल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, लोथल किससे बना हुआ है? थल और लो। तो लोथ से अर्थ होता है शव। ये जो लोथ है इससे अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शव, और लोथल का शाब्दिक अर्थ हो जाता है शवों का स्थान। शवों का स्थान। तो मृतकों का टीला और शवों का स्थान बात एक ही है ना।
बस शब्द अलग अलग हैं। तो भाव एक ही है, शब्द अलग अलग हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का टीला, ऐसा ही एक अर्थ सभ्यता के किस और स्थान का है, तो वो है लोथल। लोथल का अर्थ क्या है? शवों का स्थान। अगला सवाल है हमारा, अशोक के द्विभाषी अभिलेख में कौन सी दो भाषाएं प्रयोग की गई है? विकल्प ए ब्राह्मी और अरमाइक, बी ब्राह्मी अरमाइक और ग्रीक, सी ब्राह्मी और चित्रलेख, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ब्राह्मी अरमाइक और ग्रीक। अशोक के प्राकृत शिलालेखों के लिए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि तथा अन्य भाषा के शिलालेखों के लिए ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। बात बस इतनी सी है कि अशोक के जो प्राकृत शिलालेख हैं उसके लिए कौन कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? ब्राह्मी तथा खरोष्टी। बाकी जो अन्य भाषा के शिलालेख हैं उसके लिए ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है हमारा, वैदिक काल में कर्मर किसे कहा जाता था? विकल्प ए लोहार, बी सुनार, सी सेनापति, डी पुलिस। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए लोहार। वैदिक साहित्य में कर्मर जो है लोहार को संबोधित किया जाता था, लोहार से। विकल्प अगला सवाल है हमारा, वैदिक काल में ब्रीही किसे कहा जाता था? विकल्प ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी मक्का। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी चावल। वैदिक काल में ब्रीही शब्द से किससे संबोधित किया जाता था? चावल को, ब्रीही शब्द से, है ना। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा स्थान चोल राजाओं के राज्य तिलक से संबंधित है? विकल्प ए तंजौर, बी वेल्लूर, सी चिदम्बरम, डी मद्रास। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी चिदम्बरम। चोल राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था, राज्य तिलक होता था, वो चिदम्बरम नामक स्थान पे होता था। ये चिदम्बरम कहाँ है? तो वर्तमान में देखिएगा तो तमिलनाडु का एक कस्बा है। राज्य क्या है? तमिलनाडु। और जहां नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति भी स्थित है। अगला सवाल है, महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था? विकल्प ए चोल, बी पल्लव, सी चालुक्य, डी काकतीय। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी पल्लव। महाबलीपुरम जो है वो पल्लव वंश से संबंधित था और वहीं पे एक बंदरगाह स्थित है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गन्ने, चावल, मटर में से किसका साक्ष्य नहीं मिला है? विकल्प ए जौ और गन्ना, बी चावल और जौ, सी केवल गन्ना और डी केवल जौ। इस सवाल का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी केवल गन्ना। आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जौ का, चावल का, मटर का साक्ष्य मिला है, जबकि गन्ने का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है ना। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा केवल गन्ना। अगला सवाल है हमारा, पंच तत्वों से शरीर का विकास हुआ था, यह किस दर्शन में उल्लिखित है? विकल्प ए सांख्य दर्शन, बी वैशेषिक दर्शन, सी मीमांसा दर्शन और डी न्याय दर्शन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी वैशेषिक दर्शन। पंच तत्वों से जो शरीर का विकास हुआ है यह किस दर्शन में उल्लिखित है? तो यह है वैशेषिक। आपको बताना है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। आप सभी को पता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि, है ना। मीमांसा के कौन थे? जैमिनी। और न्याय के कौन थे? गौतम। आपको बताना है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। अगला सवाल है हमारा, भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक भारत की ऐतिहासिक जगह है जिसमें पत्थर की पुरानी चट्टानें मिलती है। ये किस समय की है? समय दिया हुआ है, एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। विकल्प है केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प डी एक, दो और तीन। यानी ये जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो स्थान है वहाँ पर जो ऐतिहासिक जगह है जिसमें पत्थर की पुरानी चट्टानें मिलती है वो इन तीनों कालों से संबंधित है, इन तीनों युगों में, इन तीनों समय में हुई थी और इन तीनों समय से संबंधित है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में राजा भरत के राजा पुष्कल के नाम से एक शहर पुष्कलावती की स्थापना हुई, वह शहर वर्तमान में कौन सा शहर है? विकल्प ए पानीपत, बी पुष्कर, सी पेशावर, डी उज्जैन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वह विकल्प सी पेशावर। प्राचीन भारत में राजा भरत के नाम से एक शहर पुष्कलावती की स्थापना हुई है, वह शहर कौन सा है? पेशावर। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ये सवाल। धर्मशास्त्र के लेखक कौन है? विकल्प ए मनु, बी पतंजलि, सी याज्ञवल्क्य, डी पाणिनि। इस सवाल का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए मनु। धर्मशास्त्र के लेखक कौन है? मनु। अगला सवाल है, चित्रलिपि किस प्राचीन सभ्यता की लिपि थी? विकल्प ए सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी मिस्र की सभ्यता। चित्रलिपि जो है वो प्राचीन सभ्यता में मिस्र की सभ्यता से संबंधित लिपि थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? विकल्प ए शाक्य वंश से, बी कौलियान वंश से, सी लिच्छवी वंश से, डी मौर्य वंश से। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी कौलिय वंश से। रानी महामाया कौलिय वंश से थी और इनका जो विवाह हुआ था, यानी गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो किस वंश से थे? तो वो शाक्य वंश से थे, शाक्य वंश से। उनका नाम क्या था? सुदोधन। शाक्य और कोलियन वंश नेपाल में राज्य करते थे, दोनों ही क्या थे? गणतंत्र थे। यानी जो उनके पिता का जो वंश था शाक्य और जो माता का वंश था कोलियन, दोनों कहाँ का वंश था? तो नेपाल का वंश था। और
ये दोनों नेपाल में ही राज्य करते थे, दोनों वंश, है ना। और ये दोनों कैसे थे, तो गणतंत्र थे, राजतंत्र वंश नहीं थे, गणतंत्र थे अपने स्वरूप में। अगला सवाल है, कर्मकांडीय नीतिसार की रचना किस काल में हुई है? विकल्प ए सातवाहन वंश, बी गुप्त वंश, सी कलचुरी वंश, डी नंद वंश। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी गुप्त वंश। कर्मकांडीय नीतिसार की रचना गुप्त काल में हुई है, यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। अगला सवाल है, पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की? विकल्प ए वराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी ब्रह्मगुप्त, डी कालिदास। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? तो वराहमिहिर की रचना है। अगला सवाल है, आपको ये भी बता दूं कि वराहमिहिर जो थे, है ना, वराहमिहिर प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिष, ये तीनों थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो 499 एडी में, ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन के पास कपिथ नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ये याद रखना है कि पंच सिद्धांतिका के जो रचनाकार थे वो कौन थे? तो ऋषि वराहमिहिर। अगला सवाल है, देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त द्वारा रचित है, ने किसकी रचना की? विकल्प ए श्रीगुप्त, बी भानुगुप्त, सी रामगुप्त और डी विष्णुगुप्त। तो ये जो देवी चंद्रगुप्तम है, इसमें जिसका उल्लेख है वो कौन है? विकल्प सी रामगुप्त। विशाख दत्त द्वारा रचित है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें रामगुप्त का वर्णन है। अगला सवाल हमारा, किस भारतीय यवन शासक ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाया? विकल्प ए एंटियोकस प्रथम, बी एंटोडॉट्स प्रथम, सी एंटोडॉट्स द्वितीय, डी मिनांडर द्वितीय। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मिनांडर द्वितीय। यवन शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था सबसे पहले, वो कौन थे? मिनांडर द्वितीय। अगला सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल था ये, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? विकल्प ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के अंग कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। आपको पता है यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, है ना। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला सवाल हमारा, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह में शहर 3 हिस्सों में बटा था? विकल्प ए धोलावीरा, है ना, बी चुन्हुदड़ो, सी बनावली, डी कालीबंगन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी जगह है जो जहां पर शहर 3 भागों में स्थित था। अगला सवाल हमारा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? विकल्प ए बृहदर्थ, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ था, जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ था, इसको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। और किस वंश की स्थापना कर दी थी? तो शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? विकल्प ए अश्वघोष, बी असंग, सी इंद्रसेन, डी कलहन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अश्वघोष। बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध की जीवनी है, जिसकी रचना अश्वघोष ने की है। अश्वघोष कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। ये जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ये बीपीएससी में खास करके बिहार के एसआई वाले परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और चूंकि आने वाले मंथ में बिहार का जो बीपीएससी एग्जाम है प्री, उसका एग्जाम होने वाला है, इस वजह से हम लोगों ने क्विक सीरीज चलाया है जिससे आपके 1 लाइनर कम से कम छूटे, है ना। अगला सवाल है, संगम काल में संगम किससे संबंधित थे? संगम शब्द जो है वो किससे संबंधित है? बी विकल्प है ए भीड़, बी सभा, सी साहित्य, डी सूत्र। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सभा। संगम काल में जो संगम शब्द था वो सभा से संबंधित था, सभा को संबोधित करता था। अगला सवाल हमारा, मुजरिस में आंगस्टस का मंदिर किसने बनवाया था? विकल्प हमारा ए चोल, बी चेर, सी रोमन, डी पांडे। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी रोमन। आंगटस रोम का सेनापति था जिसका मंदिर मुजरिस में रोमन ने बनवाया था। विकल्प सी इसका करेक्ट जवाब है। अशोक के किस शिलालेख में अशोक का नाम का जिक्र मिलता है? विकल्प ए भाब्रू अभिलेख शिलालेख, बी मास्की शिलालेख, सी जूनागढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है मास्की। अशोक का जो शिलालेख है मास्की में, उसमें अशोक का नाम अशोक का जिक्र मिलता है। अगला सवाल है हमारा कि मंदिर बनाने की पंचायतन कला का प्रथम नमूना है। विकल्प ए दशावतार मंदिर देवगढ़, बी पठारी मंदिर, सी शत्रुध्वेश्वर मंदिर भुवनेश्वर और डी लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए दशावतार मंदिर देवगढ़। मंदिर बनाने की जो पंचायतन कला है ये कहाँ है? सबसे पहले इसका नमूना मिला था देवगढ़ दशावतार मंदिर से। अगला सवाल है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? विकल्प ए शिलादित्य, वी हर्षादित्य, सी भास्कर वर्मन, डी विष्णु वर्मन। इस सवाल का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए शिलादित्य। आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी पुकारा जाता था। हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का राजा था जिसने करीब 606 ईस्वी से कब तक 647 ईस्वी तक क्या था? शासन किया था इन्होंने। इनका दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य। अगला सवाल हमारा, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प ए पुष्यभूति, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी गृहवर्मन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए पुष्यभूति।
पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति खुद थे, स्वयं थे। वानभट्ट के अनुसार पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? विकल्प ए ऋषभदेव, बी अरिष्टनेमि, सी पार्श्वनाथ, डी महावीर। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अगला सवाल है हमारा, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? विकल्प ए 30, बी 35, सी 42 और डी 38। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 35। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हालांकि इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में किया था। 6 वर्ष के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है हमारा, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वेद भेजा था? विकल्प ए जीवक, बी कालाशोक, सी उदयन, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए जीवक। आप सभी को पता है कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा था। ये सवाल हजारों बार पूछे गए हैं, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अगला सवाल हमारा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? विकल्प ए मालवा, बी पेशावर, सी जयपुर, डी बुंदेलखंड। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी जयपुर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर कहाँ या किस क्षेत्र में थी? जयपुर। जयपुर किस क्षेत्र का है? तो राजस्थान। तो ध्यान रखना है, मत्स्य महाजनपद राजस्थान के विराटनगर का क्षेत्र का था। अगला सवाल है, दक्ष कुमार चरित्रम की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी कवि थे? विकल्प ए दंडिन, नंदीवर्मन दूसरे, बी भैरवी ने की और जो कि नंदीवर्मन द्वितीय के दरबारी कवि थे, सी अप्पर जो कि दंडीवर्मन प्रथम के दरबारी कवि थे, और डी भैरवी जो कि नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबारी कवि थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए दांडिन ने की और जो कि नंदीवर्मन द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसकी रचना? दक्ष कुमार चरित्रम की रचना किसने की? दांडिन ने की। और किसके दरबार में रहते थे? तो नंदीवर्मन द्वितीय के दरबार में। अगला सवाल है हमारा, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है? हमने ऊपर ही चर्चा करी थी, क्या नाम है इनका? हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल है हमारा, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? विकल्प ए सन्निधात्री, बी प्रदेष्ट, सी संहर्ता, डी सेनापति। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी संहर्ता, समाहर्ता हो जाएगा, है ना। राजस्व की वसूली मौर्य काल में कौन करता था? समाहर्ता। अगला सवाल है हमारा, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? विकल्प ए यवन, बी शक, सी कुषाण, डी हुन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए यवन। स्ट्रेटोगोज यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था, यानी यवन के जो सेना के अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था स्ट्रेटोगोज। किससे संबंधित है? यवन से। अगला सवाल है हमारा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? विकल्प ए अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सूत पिटक, डी बी और सी दोनों। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सूत पिटक। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में सूत पिटक से जानकारी मिलती है। विनय पिटक से बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे उनके आचरण के बारे में जानकारी मिलती है, आचरण के नियमों और कानूनों के बारे में जानकारी मिलती है। आपको पता है कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक महत्वपूर्ण है ना, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला सवाल है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? विकल्प ए धर्मपाल, बी महेंद्रपाल, सी गोपाल, डी कुमार पाल। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था जो कि प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। अगला सवाल है हमारा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? विकल्प ए लिच्छवी, बी कौलिय, सी सोलंकी, डी शाक्य। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आप सभी को पता है विकल्प बी कौलिय। अभी हमने ऊपर ही चर्चा करी थी। आप बताइए कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो किस वंश से थे? तो वो थे शाक्य वंश से संबंधित। उनका नाम क्या था? शुद्धोधन। और ये जो कौलिय वंश की उनकी माता थी, ये दोनों वंश कहाँ राज्य करते थे? तो ये नेपाल में राज्य करते थे। और दोनों कैसे थे? तो गणतंत्र थे, है ना। इस एपिसोड का लास्ट सवाल है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? विकल्प ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए गुप्त काल। वल्लभी काल जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। दोस्तों आप सभी को ये लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, वन लाइनर, है ना। लेकिन आप सभी को पता है कि जो आने वाला हमारा बीपीएससी के 67th प्री का एग्ज़ाम है ये बहुत नज़दीक आ गया है। और ऐसे क्विक सीरीज की ज़रूरत अब आप सभी को ज़रूर महसूस हो रही होगी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी आंखों के सामने रखकर भी कभी ना कभी गलती से आप गलत कर देते हैं। तो आप सभी लोग इसको देख करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाएंगे। और आपको पता है कि हिस्ट्री का सेगमेंट अन्य एग्ज़ामों की तुलना में पीसीएस के एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। तो बने रहिएगा ज्ञान आईएएस के साथ। अगले वीडियो में हम लोग मेडिवल इंडिया के जो टॉप क्वेश्चंस होंगे उनको देखने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का हम लोग जो टॉप क्वेश्चंस होंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।